नमस्कार देशवासियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आ गए हैं वापस आपके पास एक और विषय पर चर्चा करने, जो है आज भारत में जातिवाद। तो वीडियो शुरू करने से पहले उम्र में जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। तो चलिए आज का चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे साथ है गौतम मालाकर जी। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे भारत के अभी वर्तमान जो जाति व्यवस्था है उसके ऊपर कुछ सवाल। तो सर ये जो जातिवाद है ये तो हमारे शास्त्र के अंदर आता नहीं है ना। आज का जो वर्तमान जाति व्यवस्था ये तो हमारे शास्त्रों में इस तरह का व्यवस्था कभी थी नहीं। तो आज जो भारत का भूखंड है इसमें ये व्यवस्था कैसे आई? ये व्यवस्था कैसे आ गया, ये एक बहुत लंबा कहानी है। आपको जाना पड़ेगा आज से 200 साल पहले, जब ये ब्रिटिश जब यहाँ पे आया, जब वो लोग यहाँ पे जब अपना उपनिवेश स्थापन करने के लिए लगे, तो उन लोगों का पहला और आखिरी, पहला एंड आखिरी एक ही टूल था जो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हुआ, वो है डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने जब आया, उन्होंने आके देखा कि एक ऐसे समृद्धशाली देश है जहाँ पे किसी के पास कोई चीज़ का अभाव नहीं है, सारे लोग बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डेवलप कर रहे हैं और खुश हैं। तो इसके लिए आपको एक लंबी कहानी सुनाना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स लोगों के पास ये ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुआ। ये 1599 में अपना जर्नी स्टार्ट किया, और ये लोग जब पहले बार आया, वो आया आज का जो कलकत्ता है वहाँ पे आके देखा कि कौन सी जगह में आ गया। यहाँ पे सब लोग बहुत खुश हैं, उन लोगों का खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, सब घर में पूरा भोजन हमेशा के लिए रेडी है। इसके जो सामाजिक संरचना है वो भी बहुत अच्छा है, सब लोगों का फैमिली है, यानी कि वेल प्लान्ड फैमिली है। मतलब बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड प्रॉब्लम नहीं है कि ये भाग जाना, वो भाग जाना, ये होना, डिवोर्स होना, ये सब कुछ नहीं है। एकदम इतना बहुत स्टेबल था उस टाइम। हाँ, मतलब एक बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो उन लोगों के आंखों में पड़ा बेसिकली। तो वो जो देखा, तब देखा कि यहाँ पे ये लोग जो अभी इतना ज़्यादा समृद्धशाली होने के पीछे का रीज़न क्या है। तो जब देखा, तब देखा कि समाज के ही लोगों ने अपना अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड कर दिया है। तो समाज ने देखा कि समाज में ही जो जिसका काम है, जैसे नाई का जो काम है, उन्होंने वो जिम्मा ले रखा कि समाज में इसका कोई भी काम होगा तो हम अब सपोर्ट करें। जो कुम्हार है वो अपना जिम्मेदारी ले रखा कि जब भी इस चीज़ का कभी कमी नहीं आने देंगे, इस चीज़ को हम स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर था समाज में अपना अपना जिम्मेदारी लेने का, इस बात को आप अच्छे से समझिए कि जिम्मेदारी लेने का जो एक अवेयरनेस था, ये चीज़ इंडिया को आगे बढ़ाया था। इस चीज़ को ही, ये चीज़ ही इंडिया को सोने की चिड़िया बनाया था। इन्होंने देखा कि ये जो डिफरेंट वर्ग जो डिफरेंट काम कर रहे, इनमें फूट डालना कैसे है। अगर हम इनमें फूट डाल दें तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये लोग आपस में ही लड़ मरेंगे। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो जीडीपी 1700 साल, लाइक 1600-1700 साल में था, उस सन में था, वो अभी तक मतलब कभी भी ये लोग अचीव आगे ना कर पाए। ये मेन रीजन था। तो उन्होंने जातियों में जनगणना का प्रोसेस लगाया, जातियों को नाम दिया। इससे पहले उन्होंने हमारा मोरल को डाउन किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को खराब किया। ये सारी चीज़ होने के बाद जब आपके पास कोई नॉलेज है ही नहीं, आप अंधकार में हो, तो कोई टॉर्च भी दिखाएगा तो लगेगा बहुत ज़्यादा रोशनी है। तो वैसा ही हुआ। ये फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम वो इस चीज़ को आगे बढ़ाता गया।
फिर आज का जो सिनेरियो आप देख रहे हो ऐसे। तो इसके साथ जो शास्त्रों यानी कि सनातन शास्त्रों का कोई भी मेल मिलाप या कनेक्शन दूर दूर तक तो इसमें अभी मूलतः हम देख पा रहे हैं कि जो वो ब्रिटिश इन्वेजन हुआ उसके कारण, उसके पहले का कुछ हाँ नहीं, इससे पहले का देखो, इससे पहले का जाति कभी सर चढ़ के नहीं बोला, क्योंकि सब लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी माना इसमें। जो प्रॉब्लम जो मेन अराइज हो रहा है वो है कि आपका सोसाइटी में ऊंच नीच का भाव और जातिगत ऊंच नीच की, ये ऊंचा है, ये जो हायरार्की है, ऐसा कोई भी चीज आगे नहीं था। एक फ्रीडम था, आप किसी भी तरीके से आप जो भी आपका विश्वास है, जिस तरीके से भी आप अपना जीवन जीना चाहते हो, आप वैसे यहाँ पे जी सकते हो। कुछ लोगों ने अपने आप को अलग रखा, बोला हम ऐसे ही जीवन जिएंगे, आपस में ही एक, जिसको क्या बताए, गोष्ठी कहते हैं, तो गोष्ठी बना के जीना पसंद किया। कोई जंगल में गोष्ठी बना के जीना पसंद किया। अर्बनाइजेशन हमारे इंडिया का कभी कल्चर था ही नहीं, तो प्रकृति के साथ जुड़ के एक एक गोष्ठी एक एक जगह में अपना जो डेवलपमेंट किया, इस चीज के ऊपर नजर रखते हुए आप अगर देखेंगे तो कि कोई आदमी कोई जगह में अपने मन से ही जाना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती यहाँ पे आने नहीं देंगे, ऐसा नहीं था। कोई आदमी कोई गोष्ठी यहाँ पे आता ही नहीं है, तो फिर जब आता नहीं है तो वो कल्चर बन गया। जब वो चीज कल्चर बन गया तो उस चीज को बाहर से जो आया उनके नजर में ऐसा लगा कि ये ऊंच नीच है, बजाय इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। मतलब वो अपनी अपनी खुद की चॉइस थी कि हमें अपनी अपनी खुद की चॉइस थी कि हम ऐसे जिएंगे, हाँ। हम ऐसे। और जो प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम जो है वो है कि जो जिस चीज़ को ब्राह्मणवाद कहते हैं, तो ये प्रॉब्लम होने का रीज़न ऑब्वियसली ब्राह्मण लोग हैं। जो लोग इस चीज़ को यपेनाइजेशन किया, मतलब यपेन की तरह यूज़ किया, वो लगभग मुगल साल टाइम के आसपास से शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ, ये जानने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। बट मोटा मोटा ये चीज़ है कि जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे जगह में ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार और ये सब की कहानी आ रही, वहाँ पे ही ब्राह्मण फिर बोल रहे कि नीचू जाति के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डाइकोटॉमी है, मतलब दोनों चीज़ मैच नहीं हो रहे। तो यहाँ पे कुछ शोध करना या रिसर्च करने का ज़रूरत है। मे भी यहाँ से कुछ ऐसा चीज़ यहाँ से गंध आता लग रहा है कि कोई प्लानिंग के साथ, कुछ साजिश के तरीके से, कुछ एक ब्राह्मणों को या फिर कुछ एक गोष्ठी के ब्राह्मणों को उसी तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए, चीज़ों को फैलाने के लिए बनाया गया था, ताकि वो कुछ ऐसा कार्य, ऐसा क्रिया या फिर ऐसा विधान समाज में बनाए ताकि ये ऊंच नीच वाला फैक्टर अच्छे से बढ़े, काम करे, जिससे फायदा किसी और को पहुंचे, जिससे नीच जितना दिखाएंगे तो उनको ब्रेन वॉश करना आसान हो जाएगा। सो अगर कुछ ब्राह्मण लोग अगर ऐसा, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, तो अगर समझो कि कुछ ब्राह्मण लोगों को हम ऐसा सिखा दे कि आप एक काम करो, समाज में ऐसा विधान बनाओ ताकि ये ऊंच नीच बढ़े, ठीक है। जैसे ही ऊंच नीच बढ़ेगा तो जो इंसान डाउन ट्रॉडन है, जो इंसान को आप नीच जाति कहोगे, उसको दूसरा कोई आके उसका जो दिमाग है उसको जल्दी से ही ब्रेन वॉश करने में सक्षम हो जाएगा। तो ऐसा एक चीज एंगल देखा जा सकता है। तो ठीक है, आज आपका हमारा दूसरा सवाल है कि आज की डेट में आज ये जातिवाद किस तरीके से इनके दिमाग में घुसा हुआ है, या फिर इनके ऊपर कह सके तो किस तरीके से इनके ऊपर हावी हो चुका है। इनके ऊपर ये जो भी ये जातिवाद को लेके ये जो कर रहे हैं, जो लोग अपने आप को इस वर्ग में मानते हैं, वो लोग नाचानाची नहीं करते।
नाचानाची कौन करते हैं? जो उन लोगों को लेके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, अपना राज सत्ता को चमकाना चाहते हैं, वही लोग इसको लेके नाचानाची करते हैं। आप बताओ कौन इंसान इस चीज को अच्छे से, मतलब तुम नीच जाति हो उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ओके? वो तो ये कौन एक्सेप्ट वो तो खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर रहा है, ये तो लाइनें लगा रहा है। लाइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको वैसे ही ट्यून कर दिया गया, ताकि उनको हमेशा एक चीज दिखाया जाए कि तुम वंचित हो, तुम वंचित हो, और तुम वंचित हो इसका सर्टिफिकेट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन तुम नीच जाति हो इसका सर्टिफिकेट देना, ये इतना ज्ञान तो होना चाहिए भैया। हमको एक नीच जाति का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? हम लाइन लगा के अपने आप को नीच जाति घोषित कर रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य का क्या हो सकता है? प्रॉब्लम अगर फिनेंशियली है, एजुकेशन सेक्टर में है, तो वो तो मतलब ये जातिगत जो सांप्रदायिकता है, ये बिना इसे सर्टिफिकेट दिए भी दी जा सकती है। हाँ, बिना सर्टिफिकेट दे के भी दी जा सकती है, मार्किंग इसी तरीके से, मतलब राइट, उनको एक स्टैम्प मारना जरूरी नहीं, वो तो जरूरी नहीं है ना, और मार के उनको समाज में और ज्यादा डिमार्केटेड करना, है। दैट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। क्योंकि ये नहीं करेगा तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? आप पॉलिटिक्स के नज़र से सोचिए, समाज के भलाई के नज़र से मत सोचिए, पॉलिटिक्स के नज़र से सोचिए कि अगर आप एक वर्ग को डिमार्केटेड नहीं करेंगे, आप एक वर्ग को अलग लाइन नहीं खींचेंगे, तो उसको लेके आप अपना राज सत्ता या फिर पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथनिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनको अगर सही चीज़ मालूम चल जाएगा तो फिर उन जो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं उनका राज सत्ता ध्वस्त हो जाएगा। तो ये उन पर इस तरीके से अभी हावी हो चुका है, या फिर वो मैनिपुलेटेड हो चुके हैं कि वो स्वीकार करने के लिए राजी हैं, या ये कुछ वो जो बेनिफिट्स का उनको जो लाभ दिखा के उनको ये पागल बना के रखा है कि हाँ भाई मैं एससी हूँ, मेरा ये मुझे मिलना जरूरी है। इनफैक्ट माइनॉरिटीज के लिए भी कि ये हमारा अधिकार है, ये वो। इससे क्या होता है, देखिए, जिनको हम वंचित कह रहे हैं, जिनको हम वो कह रहे हैं, तो उनके लिए जो सबके लिए सुविधा अवेलेबल है वो उनके लिए है ही। वो तो है। इसके अलावा भी उनको कुछ सुविधा दिया जाता है, तो यानी कि उनके पास देखा जाए तो राइट्स ज़्यादा हैं, उनके पास सुविधा ज़्यादा है, उसके बावजूद भी रोना, उसके बावजूद भी, इसका मतलब टोटली अलग जो देना है, ये उनको जो अलग से फैसिलिटेट करना है, ये संविधान में जो समानता की बात की गई है, तो ये उसको कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं ला रहे। नहीं, इसके लिए आपको फिर बहुत पुराना जाना होगा। देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, 3 चीज़ें हैं, आपको पूरा समाज को देखना होगा, तो इन 3 चीज़ें यहाँ पे आप मिक्स मैच कर रहे हो। एक है आपका माइनॉरिटी, यानी कि देश में जो मेन वर्ग है वो है हिंदू। दूसरा, बाकी हिंदू छोड़ के बाकी जो लोग हैं वो लोग हैं माइनॉरिटी। सो जो कुछ भी सुविधा पूरे देशवासी के लिए है वो सब उन सब के लिए है, बट जो सुविधा माइनॉरिटी के लिए वो एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर माइनॉरिटीज। तो यानी कि हिंदू बोल के जिस सेक्शन को आपने अलग किया, उनके पास जो सुविधा रहा वो सबके लिए है, पर माइनॉरिटी के लिए अलग से सुविधा है। यानी कि यही सुप्रीम हुआ ना, माइनॉरिटी तो सुप्रीम हुआ, माइनॉरिटी तो बड़ा सुविधा वाला, तो सुप्रीमेसिज्म का अधिकारी है, अभी उनको ही बनाया है। दूसरा आपका जो है वो है कास्ट, कास्ट पॉलिटिक्स, यानी कि एससी एसटी, पिछड़ा और अति पिछड़ा, यानी कि तपस्वी जाति और तपस्वी उपजाति, यानी कि जिसको कभी कभी आदिवासी भी कह देते हैं। ये फिर ये विभाजन कहाँ आ रहे? ये आ रहे हिंदुओं के अंदर, यानी कि जो मेजॉरिटी है उनको आप तोड़ना, उनको भी तोड़ना है। तो अब उनको कैसे तोड़ेंगे? उनको तोड़ने के लिए पहले पिछड़ा एंड अति पिछड़ा का एक लाइन था। अब तो हिंदुओं के अंदर में जो अति पिछड़ा है, पिछड़ा है, उनका और बाकी सबका जो भी अवेलेबल जो भी प्रकल्प है वो सबके लिए समान है, सारे राइट्स हैं, सब कुछ सेम है। लेकिन जहाँ पे एससी एंड एसटी जो कैटेगरी अलग से है, इनके लिए जो सुविधा रखा गया वो बाकियों से ज़्यादा है। तो अब जो, यानी कि इनके पास जो सुविधा है ये बाकियों से ज़्यादा दिया गया। अब और एक जो चीज़ है वो है जाति।
यानी कि इन दोनों को छोड़ के आपका जो मेन प्रश्न है वो है जाति का, यानी कि अब ये दोनों निकल गए, माइनॉरिटी निकल गया, उपजाति एवं तपशीली जाति निकल गया। इसके बाद जो बाकी पड़ा रहा, अब उसको तोड़ना है। आप उसको कैसे तोड़ेंगे? उसको तोड़ने के लिए जाति में भागेंगे। जहाँ पे जो वर्ग ज्यादा है, जो वर्ग, देखो जो वर्ग ज्यादा होगा वो हमेशा ही, जो नंबर्स में ज्यादा होगा उनका प्रॉस्पेरिटी हमेशा कम होगा। तो जब हमें इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, तो जो नंबर्स में ज़्यादा होगा उन्हीं को पॉलिटिक्स टारगेट करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है। बिकॉज इंडिया में एक वोट का जो पावर है वो सबके लिए सेम है, सबका समान है। यानी कि जो अब्दुल कलाम सर का जो वोट का पावर है और एक जो दारू पी के पड़ा हुआ है रास्ते में, उनका भी वोट का एक ही मान्यता है। मतलब आप सोच के देखो, वो इंसान इतना, मतलब वो इंसान सोचेगा देश का क्या भला होगा नहीं होगा, वो सोच कर वोट जाएगा। तो मतलब उस तरीके से इस चीज को पॉलिटिक्स में नजर रखते हुए लोगों को वहां पे अलग करते हैं, फिर उनको सुविधा देने का नाम देते हैं ताकि उनको कोई ना कोई सुविधा दिया जाएगा और फिर मतलब पॉलिटिक्स कर इसी तरीके से अपना ब्लॉक वोटिंग करवा रहे हैं, बस वो करा जाता है। तो ये टोटल पॉलिटिक्स का मामला है, इसमें कोई समाज का उन्नति और भला ये नजर में नहीं रखा जाता। तो भारतीय संविधान जब बना तो उस टाइम पे भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा गया, सेकुलर वर्ड ऐड किया गया। तो उस हिसाब से क्या उस टाइम पे अगर सेकुलर वर्ड ऐड किया जा सकता है तो क्या वहाँ पे ये कास्ट एंड क्रीड फ्री इंडिया या फिर ये जाति बिना जातियों के, मतलब ये अलग अलग से जो फैसिलिटेट करना है, ये जातियों में जो बांटना है, अगर ये वहीं पे खत्म हो जाए तो आज तो इसकी मांग भी नहीं करता। नहीं, ये नहीं करना था ना, ये करेंगे तो फिर पॉलिटिक्स नहीं होगा। अब ये कैसे हो सकता? देखो सेकुलर बनाया गया पॉलिटिक्स के लिए। अभी आप बता रहे हो कि देश में समानता लाने के लिए, सब लोगों को बढ़ाने के लिए, ये तो करना नहीं था। अभी मेन मोटिव तो है पॉलिटिक्स करना है, अपना राज सत्ता को कायम रखना है। तो अगर हम इस चीज को खत्म कर देंगे कि देश किसी को जाति में नहीं मानता, हाँ वो तो वहीं पे खत्म हो सकता है ना। देश किसी को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी जाति और ये सारी चीज नहीं मानता, तो फिर इस चीज का एक बहुत अच्छा तोड़ होता जाति को तोड़ने का। बट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये नहीं हुआ, यहाँ पे जातिवाद को और बढ़ाया गया ताकि आदमी जाति को लेके हम पिछड़ा है, हम पिछड़ा है, हम और पिछड़ा है, मतलब ये चीज करके पॉलिटिक्स किया जाए। और जो आज तक के जो जातिवाद के जो दिखाए जा रहे हैं, जो लीडर्स आते हैं, जो नेता आते हैं, जो जातिवाद के ऊपर बात करते हैं, जो उनको लेके बात करते हैं, बस वो उनका जो मूल वक्तव्य रहता है वो तो ये रहता है कि इस जाति को ये हक नहीं मिल रहा है, उस जाति को ये हक नहीं मिल रहा है, मेरे इस वर्ग को ये नहीं मिल रहा है, इस संप्रदाय ये पिछड़ा हुआ है। तो वहाँ पे उनके मुंह से कभी भी ये बात नहीं आती क्योंकि भाई हम मानते ही नहीं कि ये जातिवाद, वो जातिवाद को खत्म क्यों नहीं करना? अगर वो उस जाति का अच्छा सोच रहे हैं, अगर वो चाहते हैं वो जाति ऊपर आए, तो उनको जो इक्वलाइजेशन की बात की जा रही है बार बार, तो उनको इक्वल समझाए ना। उनको क्यों बार बार ये उनके नेता उनको ये क्यों समझा रहे हैं हम अलग हैं, हम पिछड़े हुए हैं, हम वंचित हैं? ये वंचित, वही तो बात है ना, किससे वंचित है? इनका तो एजेंडा ही क्लियर नहीं है। क्योंकि वो वंचित रखना चाहते हैं। इंडिया में ऑलरेडी 70-75 साल कानून, मतलब संविधान का कानून चल रहे हैं, और जो राइट्स और जो सारी चीजें संविधान के द्वारा दिया गया है वो सबके लिए बराबर है। यानी कि राइट्स और जो कुछ भी सुविधा है वो एज ए स्टेट के नज़र से वो सबके लिए बराबर दिया गया है। उसके बाद फिर वंचित कौन किया उन लोगों को? अब ये बात अगर वो बोल रहा है यानी कि ये छलावा है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो असली प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहा है, वो मेन इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहा है कि जो सिस्टम अभी चल रहा है वो सिस्टम ही अपने आप में सक्षम नहीं है। अगर वो सिस्टम सक्षम होता
तो आज देश का कल्याण हो जाता, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं रहते। सबसे ज्यादा जो बड़ा काम यहाँ पे हुआ है वो है काम करने का क्षमता को हाईजैक करने का। जो सिस्टम के द्वारा हर चीज को कंट्रोल करने का इच्छा, राज सत्ता के द्वारा हर एक चीज को कंट्रोल करने का जो एक प्रक्रिया बनाया गया, ये प्रक्रिया अपने आप को बहुत ज्यादा इनसिक्योर मानता है। यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा अगर समाज में कोई चीज की भलाई करने का चीज नहीं हुआ तो समाज में भलाई नहीं हो सकता। यानी कि हर एक चीज किसके द्वारा होगा? जो राज सत्ता के द्वारा होगा, यानी कि पॉलिटिक्स के द्वारा होगा। पॉलिटिक्स ने समाज के हाथ से पावर को छीन लिया, समाज में हर एक को अलग अलग एंटिटी बना दिया, और पॉलिटिक्स ने इस तरीके से अपना आप को विकसित किया कि वो ही सुप्रीम है, उनके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी डेवलपमेंट का बात है, वो जो मेन आपका प्रश्न है वो निकलेगा कहाँ से? वो समाज के अंदर से निकलेगा। लेकिन समाज के अंदर से निकलने देना नहीं, समाज के अंदर से निकलने देना है तो सारे लोगों के पास एक अलग ऑप्शन निकल जाएगा, अलग तरीके से जिंदगी को और लाइफ को आगे बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो खुद ही ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, फिर उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, और कोई सिस्टम का जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से वो इस चीज को बनाए रखना चाहते। और जो ये सिस्टम को अपना धंधा बना के बैठे, उनका तो दुकान बंद हो जाएगा। उनका मेन काम वही है। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लोगों को समझना चाहिए। साधारण मानुष आदमियों को इस बात को गौर करना चाहिए कि ये जो कोई भी अगर प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन वो प्रॉब्लम को एड्रेस करना इस तरीके से जिस तरीके से वो ऑलरेडी हो चुका है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है। वो आज से 70 साल पहले इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया गया और इसको आजमा के देखा गया। सो इससे देखा जा रहा है अगर आज भी वो एग्जिस्ट कर रहा है तो इस तरीके से या इस मशीनरी से, इस सिस्टम से ये सॉल्व होने वाला नहीं है, ये चीज कुछ और है। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ और सोचना क्या अब टाइम है। और ये जो एक इक्वलाइजेशन, इसको आप कहाँ तक सही देखते हैं? मतलब ये जो बार बार बातें चलती हैं कि ये इक्वलाइजेशन की बातें, तो ये जो जैसे ये गीता में बताया गया कि चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुना कर्म भविष्य, तो ये जो गुण के आधार पे, कर्म के आधार पे जो ये पंडित का ये दिया जाएगा, यानी कि ब्राह्मण का या फिर शूद्र का, तो एक शूद्र को अगर उसे ब्राह्मण की सामान्य में आना, तो उसका मान्यता उसके सामान्य पाना हो, तो उसमें उसे क्या कार्यालाप करने होंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब ब्राह्मण बाय डेफिनेशन चीजें अलग हैं। जैसे कि उनको उनका रहता है, यही रहता है बार बार उनसे जब भी ऐसे ये अति पिछड़े से बातें होती है, तो उनका ये रहता है कि अगर इतना ये समान करने की कोशिश तो हमें मंदिर के पुजारी बनने क्यों नहीं दिया जाता? वो क्यों, उन्हें क्यों नहीं बनाया जाता मंदिर के पुजारी? उनको ब्राह्मणवाद से बड़ा तकलीफ है, क्योंकि ब्राह्मण बाय बर्थ वो ब्राह्मण होते हैं, इसलिए उनको बड़ा दिक्कत है उससे। बाय बर्थ हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता है। सो बट यहाँ पे जो कल्चर अभी चलने लगा वो बाय बर्थ अपना अपना जो उनका जाति है या फिर उनका जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो है ये बहुत पहले जब एक समाज का संरचना टूट गया तब ये होने लगा। बट यहाँ पे कोई ऐसा कैटेगोरिकली मार्क नहीं है कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एमिनेंट जो सिस्टम चलता है वो है गोत्र सिस्टम। सो आप अगर सारे गोत्र के भी मिला लोगे तो एक भी गोत्र जो है, कोई भी गोत्र ब्राह्मण गोत्र क्षत्रिय गोत्र है ही नहीं। तो जो भी गोत्र है सारे ही ब्राह्मण हैं। सो यहाँ पे आपका एक कॉन्ट्रडिक्टरी मार्क आएगा, फिर शूद्र कौन है, ये कौन है। सो बाय बर्थ दे आर ब्राह्मण,
अगर आप बाई बार्थ का पूछेंगे हम्म। तो सबका गोत्र तो कोई ना कोई ब्राह्मण ही है। मतलब ये जितने भी भारतीय या फिर हाँ, भारतीय सब ब्राह्मण। तो यानी कि भारत हमेशा ही ज्ञान के रास्ते में चलने वाला, ज्ञान के खोज में डूबे रहने वाला एक देश है। तो यहाँ पे सारे लोगों को ही ब्रह्म ज्ञान का अनुभूति, आप इसको अच्छा शब्द ले लो, टेस्ट, या फिर ब्रह्म ज्ञान के रास्ते में जाने वाला व्यक्ति है। अब समाज को चलाने के लिए कोई ना कोई एक प्रक्रिया तो लेना पड़ेगा। समाज को चलाने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट तो करना पड़ेगा। इसीलिए गुण के हिसाब से 4 विभाजन किया गया कि कौन कौन सा काम को करेगा। इससे पूजा का कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें मंदिर में आना जाने का कोई कनेक्शन नहीं है। जो आज का जो प्रॉब्लम है, इसका सच में अगर कोई सोल्यूशन है तो इसका सच में सोल्यूशन आपको वेदों में और उपनिषदों में मिलेगा। और ये जो इनको जो ये जातियों में बांटना या फिर इनको जो अलग अलग तरीके की जो फैसिलिटीज देना है, क्या ये इनको एक उसी में उलझा के रखने का ये जो नीची सोच है, ये उसका एक उदाहरण नहीं बन के आता सामने? ना, एकदम 100%। जातियों में फिर बांटने का मतलब यही है कि आप उनको उलझा के रखो, उनको कोई ना कोई चीज़ देने की बहाने में उनका वोट लेते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो राजनीतिक स्टेज में वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम है तो सामाजिक स्केल में वो प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन राजनीति के द्वारा नहीं निकलेगा, उसका सोल्यूशन आपको समाज के द्वारा ही निकालना है। राजनीति में भी तो बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ये हाल ही में जब बागेश्वर धाम बाबा जब पहुंचे वहाँ पे बिहार में, तो उनका जमकर विरोध किया गया वहाँ पे। ये सब पॉलिटिकल नेता वगैरह, ये तो वो तो कह रहे हैं वहाँ पे तो जमकर भीड़ भी हुई, क्योंकि वो भारत को जातियों में नहीं देखना चाहते, वो अपना भारत देखना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं, हिंदुओं को एक करना चाह रहे हैं वो। देखिए अब क्या होगा, स्वामी दीपंकर जी चला रहे हैं उधर भिक्षा यात्रा, वो उनका भी वही एक जातियों में ना बटे। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो आपको एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा वो है जहाँ पे रोशनी पहुँच गया है, वहाँ पे लोगों को सच्चाई दिख जाती है। तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए आप शाम होके आया है और आप जस्ट आपके घर से निकलने वाले हैं। तो जैसे ही आप निकलने वाले हैं, आपने देखा कि दरवाज़ा में कुछ पड़ा हुआ है। शाम होके आ गया, सूरज एकदम डूब गया, हल्का रोशनी है, लेकिन इतना भी रोशनी नहीं है कि आप पूरा समझ पाए कि क्या पड़ा है। आपको लगा कि यह सांप जैसा है। आप बताइए, आप निकल पाइएगा? दरवाजे के ठीक बीचों बीच पर है, आपको समझ नहीं आ रही तो आप नहीं निकल पाइएगा, तो आप वहाँ रुके रहेंगे। आप धीरे धीरे जितना रुके रहेंगे, रात उतना बढ़ेगा, उतना अंधेरा होगा। अब जब अंधेरा पूरा हो गया, तब तो आपको और कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वहाँ पे क्या है, तो आप घर से निकल पाइएगा? नहीं निकल पाइएगा। सारा पूरा का पूरा रात आप दरवाजे के सामने बैठे रहेंगे। ये कब आप निकल पाइएगा? अब तब निकल पाइएगा जब आपको, अब स्टोरी में मान लीजिए करंट नहीं है, ठीक है तो आप जैसे ही सूरज आया, सुबह आया, रोशनी आया, और फिर सूरज का रोशनी जब पहुंचा आपके पास, तब आपने देखा कि वहाँ पे जो पड़ा हुआ था वो सांप नहीं है, एक रस्सी है। सो ये जो रोशनी आया, यही है ज्ञान। ये ज्ञान जब पड़ा, तब आपको क्या किया, आपके पास सारी चीज़ें पूरी क्लियर करके आ गई कि क्या है नहीं। ठीक उसी तरीके से कोई भी इंसान जो भी सच्चाई के बारे में अवगत हो जाएगा, वो इंसान हमेशा यही बोलेगा कि जातियों में टूट के बैठ के मत रहो, क्योंकि हम सब एक ही हैं। यानी कि यहाँ पे जो कल्चर है सनातन कल्चर का मतलब ही ये है कि हम सब सनातनी हैं, यानी कि हम सब सत्य है। हम अगर हर एक इंसान सत्य है तो हम में अलग अलग क्या है? अगर हम हर एक इंसान ही आनंद है, आनंदमयी है, तो फिर उनमें अलग क्या हो सकता है? सो प्राइमरी नेचर में हमारे अंदर में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। बस इस चीज़ को जो जान जाता है वो उसी रास्ते में निकल जाते हैं। और ये जो उच्च जाति जो अभी
जो कहा जाए या पेशेवर जो है, तो ये जातिवाद को मिटाने के लिए उनकी क्या मतलब उनका रुख किस तरीके का होना चाहिए, या उनको क्या एटीट्यूड अडॉप्ट करने की ज़रूरत है उनके प्रति, या फिर उनका कितना भूमिका रहने वाला है, मतलब उनका क्या रोल रहने वाला है इस चीज़ में, ये जातिवाद को ख़त्म करने की चीज़ में? ये जातिवाद को खत्म करने की चीज में उच्च जाति का जो रोल है यहाँ पे, अब उच्च जाति बोल के कुछ है, ठीक है। आप किसको बोलोगे उच्च जाति? इसका कोई संविधानिक मान्यता तो नहीं है। और मैं तो वैसे नहीं मानता, लेकिन जो ये इस विचारधारा में जो इसमें सब है उनके उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। इनके विचारधारा में देखिए, आपका प्रश्न में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अभी आप अगर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कास्ट पॉलिटिक्स, क्रीड पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं वो उच्च जाति से ही आते हैं। सबसे ज़्यादा जो हिमायती बनने का जो बड़ा लीडर आते हैं कोई ना कोई ब्राह्मण परिवार से आता है। हाँ, वो उनके में से कोई नहीं निकलता, उनके में से कोई नहीं निकलेगा, उनके में से कोई भी वो आके वो नहीं करेगा। कोई ना कोई दूसरा आके उनको समझाएगा कि देखो तुम्हारा हक मारा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर जाके वो अपना पॉलिटिक्स, तो यानी कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपना पॉलिटिक्स चमकाने का एक टूल बना के, अगर आपको सही से कुछ करना था तो आप उनको सामाजिक न्याय देते। आप जो मशीनरीज आपने बनाया इसमें आप उनको इकोनॉमिकली आप बेनिफिट पहुंचा सकते हो, आप इससे आप उनको अलग तरीके से बेनिफिट पहुंचा सकते हो। लेकिन आपका मेन टारगेट क्या था? समाज को, जो लोग को आप जिसको निम्न कह रहे हैं, पूरे को वहाँ ले जाना, या जो निम्न है उसको ऊपर ले आना, क्या आपका टारगेट है? इक्वल करना है, या कि इसको उठाना है, इसको नीचे करना है, क्या करना है? आप इस चीज़ को तो पहले क्लियर करो कि आपका टारगेट क्या है। आदमी का हमेशा ही एक नेचर होता है, वो जहाँ है कल उससे ऊंची जगह पे पहुँचे बाई एनी मीन्स। लाइक वो अगर अपना फिनेंशियल कंडीशन आज जो है कल उससे बेटर होना चाहता है, आज उसका शारीरिक कंडीशन जो है जैसा कल उससे बेटर होना चाहता है। जो भी आपका मोटो है या फिर जो भी आपका मशीनरीज है वो हमको देगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर होना चाहिए, बट वो क्लियर नहीं। तो क्लियर है एक हद तक, ये क्लियर है कि आप उनको इकोनॉमिकली या फिर जहाँ पे उनको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है वहाँ पे उनको सुविधा देने का मौका कर देते। समाज में उनको अपलिफ्टमेंट कैसे करोगे, इसका कौन सा आपके पास प्रोग्राम है? वो तो आपका सिस्टम से नहीं निकल सकता, तो निकलेगा तो समाज से निकलेगा। तो यहाँ पे उच्च जाति नीचे जाति बोल के कुछ नहीं है, सबके बीच में डायलॉग होना चाहिए, पुराने अपने रूट्स में लौटना होना चाहिए। कि मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि जहाँ तक ये बात पहुँचे कि आप अपने रूट्स में पहुँचिए। आप आज जहाँ पे हो वहाँ से चीज़ों को जज मत करिए, आप अपने पुराने रूट्स में पहुँचिए, आप सनातन संस्कृति में पहुँचिए, आप अपने आपका जो ओरिजिनल कल्चर है उसमें पहुँचिए, उसको जानिए। उसके बाद में आपके पास ये जो धुआं है ये ऑटोमेटिकली रहेगा। आप सब देख पा रहे हैं, अब हम अपने जो आज का जो ये एपिसोड है इसके आखिरी पड़ाव में हैं हम। तो हम आपसे सर हम आज का आखिरी सवाल पूछ लेना चाहते हैं। तो आप आज का जो समाज है इसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इसके ये जो जातिवाद का अबॉलिशमेंट है इसको ख़त्म करने के लिए या इससे आगे आने के लिए तो उनको क्या करना चाहिए? समाज के जो साधारण जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए इसमें? ये आपने बात की डायलॉग्स की, तो ये किस तरीके से उनमें कम्युनिकेट करना चाहिए? हर स्टेज में कम्युनिकेशंस बिल्डअप होना चाहिए। समाज व्यवस्था यानी कि समाज सिस्टम बोल के आज के दिन में कुछ है नहीं एक्चुअली। हाँ, तो वो समाज सिस्टम को डेवलप करना होगा। पहले समाज में क्या होता था कि कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो 5 लोग मिलकर चीज़ों को सॉल्व किया जाता था, यही है समाज व्यवस्था। तो उस व्यवस्था को पहले तोड़ा गया। वो सारी चीज़ जब आपके हाथ में कोई चीज़ है ही नहीं तो आप उसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे? तो इसलिए डायलॉग के द्वारा अपने आस पास पड़ोस में इस बात को
होना चाहिए। जहाँ जहाँ में इस चीज़ का कोई भी 0.1% भी अगर लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे लोग उस चीज़ को, डायलॉग को ओपन करें। जो अपना सोच है, वास्तविक जो जातिवादी एक सोच के साथ बैठा हुआ है, तो पहले ये देखना होगा कि ये सोच कहाँ है, किस लेवल पे है। उनसे डायलॉग करने से ये सारी चीज़ का सॉल्यूशंस होगा। या तो फिर जातिवाद जो है, इसको अगर बढ़ावा देना है तो आप ऐसे नीति ले सकते हो कि हाँ, हम बैठे रहेंगे, हम डायलॉग नहीं करेंगे, हैं हम अपना जाति लेके बैठे रहेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये प्रॉब्लम हल हो, जाति का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो, सब लोग बराबर जगह में आए, प्रॉस्पेरिटी के लेवल में, ज्ञान के लेवल में, कर्मों के लेवल पे, तो वो समाज से ही स्टार्ट होगा। तो मैसेज यही है, एकदम क्लियर मैसेज है कि लोग अपने आसपास में इस डायलॉग को ओपन करें। अगर चीज़ें शास्त्रों में नहीं है, अगर चीज़ें कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसका कोई ओरिजिनली कोई मान्यता है नहीं। तो इस चीज़ को नए तरीके से गढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो यानी कि ये कोई कुप्रथा है जो चल रहा है। तो इस कुप्रथा को कैसे एबोलिश किया जाए, इस चीज़ को आगे बढ़ाने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है ईज़ ऑफ लिविंग, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड। अगर किसी का लिविंग स्टैंडर्ड से अलग है, तो वो सेम जाति होने पे भी, सेम कास्ट, सिर्फ सेम कास्ट नहीं, सेम टाइटल होने पे भी एक डिफरेंस आपको देखने को नज़र मिलेगा। हाँ। आप दो रिश्तेदार हैं, दोनों ही एक ही टाइटल में है, यानी कि मिश्रा है तो मिश्रा है, यानी कि बनर्जी है तो बनर्जी है, लेकिन दोनों का इकोनॉमिक कंडीशन अगर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो आपको इन दोनों का व्यवहारिक जीवन में आपको एक असामंजस्य नज़र आएगा। एक दूसरे के घर जब जाएंगे ना, तो वो चीज़ दिखने को मिलेगा। हाँ, वो दिखता है। तो मेन प्रॉब्लम एक वही है, जो एक बड़ा वर्ग जिसका ईज़ ऑफ लिविंग आज भी राशन में डिपेंड है, यानी कि गवर्नमेंट कुछ देगा तो ही वो अपना संसार चला पाएगा, और वो ऐसे ही डेवलप्ड हो रहा है कि वो सिस्टम चला ही जाए, वो ऐसा ही रहे। यानी कि मान लीजिए एक आदमी कुएं में गिर गया, आप उनको दो तरीके से मदद कर सकते हैं। एक तो कि आप या तो उनको एक रस्सी में डाल के कुछ खाना वहाँ नीचे भिजवा दो, ताकि वो वहाँ पे खा पाए और वहाँ पे अपना जीवन जी पाए, या फिर आप रस्सी और कुछ बंदोबस्त ऐसा करो ताकि उसको निकाला जा सके। जहाँ तक कि अभी तक का जो रिज़ल्ट है, मैं उस रिज़ल्ट को देखते हुए यही लग रहा है कि जो इंसान कुएं में गिर गया है, उसको सिर्फ आप वहाँ खाना पहुँचा रहे हो ताकि वो वहाँ पे जिए रहे, और आप वहाँ तक खाना पहुँचा रहे हो, ये काम आपका रहे और इससे आपका रोजी रोटी चलता रहे। ताकि आपका एक काम है, रेगुलर आप खाना पहुँचाओगे उनको, आपको उसके लिए पगार मिलेगा, यानी कि जो भी आपका इंटरेस्ट है वो मिलेगा। लेकिन आप उनको अगर वहाँ से निकाल दोगे, फिर तो आपका एक काम चला जाएगा। तो ये चीज़ को साधारण लोगों को समझना चाहिए। किसी को कोई अगर आपको ऐसा कर रहा है कि वहाँ तक पहुँचा दे रहे हैं, तो आप उनके अलावा ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपको निकालने में बिजी या फिर निकालने के बारे में सोचते हैं। जब तक ना आप उनके पास पहुंचेंगे या फिर उस तरीके का सिस्टम के पास पहुंचेंगे, या आपका मैसेज जब तक ना ऐसे लोगों के पास पहुंचेगा, आप कुएं से नहीं निकाल पाओगे। सो अगर आपको लग रहा है कि आप नीचे में गिरे हुए हो, गड्ढे में गिरा हुआ हो या कुएं में गिरे हुए हो, जाहिर सी बात है जो गिरा हुआ है वो अपने आप कैसे निकलेगा, तो जो ऊपर उठा हुआ है वही निकाल सकते हैं। बात एकदम सही है। तो आप वैसे लोगों का तलाश करो जो आपको निकालना चाहते हैं। तो यानी कि आप जो आपके वहां पे कुएं में जो लोग ऑलरेडी है, वहां से कोई इंसान तो नहीं आएगा। तो और जो इंसान आपको वहाँ पे सिर्फ खाना पहुँचा रहे, आपको उससे सावधान रहना होगा।
क्योंकि आपको वो निकलने नहीं देगा, क्योंकि आपको वहाँ पे आपको एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट कर दे रहे हैं। तो ये सारे जो चीज़ है आप सही से सोचेंगे तो आपको कुएं में ही एक कंफर्टेबल जोन ऐसा क्रिएट कर दे रहा है ताकि आप वहाँ से निकलने के बारे में सोचो ही ना। अगर आपको मानो कोई वहाँ खाना पहुँचा नहीं रहा है, कभी ना कभी आप सोचोगे कि मैं भी हाथ पैर मारूं, ये ईंटा पकड़ूं, किसी तरीके से मैं निकलूं। बट वहाँ बैठे बैठे जब आपको सब मिल जा रहे हैं तो आप वहाँ से निकलने का बात नहीं सोचेंगे। तो आप इस उदाहरण को अच्छे से समझ के रखिए, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए और अपना रास्ता अगर कोई नहीं दे रहा है तो खुद तलाशिए। आपको ऊंचा जाना ही है, आपको ऊपर पहुंचना। आशा करते हैं कि आपका यह मैसेज हमारे सभी व्यूअर्स तक और सभी देशवासियों तक पहुंचे। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है उन तक, तो ये जिससे वो लोग ये जातिवाद से निकल सके। तो अगर व्यूअर्स आपके लिए कह रहा हूँ, अगर आपके भी कोई विचार हैं हमारे लिए, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है इस तरीके से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राम जी की। मिलते हैं अगले वीडियो में।